आप में से कितने लोग मानते हैं कि भारत को आज़ादी नेहरू और गांधी ने दिलाई थी? यकीनन बहुत से लोग होंगे। इनफैक्ट हमारे हिस्ट्री बुक्स, मूवीज और फ्रीडम स्ट्रगल्स की कहानियां भी इसी बात को दर्शाती है कि गांधी जी और नेहरू जी ही हमारे देश के रियल हीरोज थे। और आगे चलकर नेहरू जी भारत के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं और गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन का टाइटल मिलता है। और तो और हमारे करेंसी नोट पर महात्मा गांधी का फोटो इस बिलीफ पे सच का मोहर लगा देता है। पर हम सबके दिमाग में ये ख्याल एक ना एक बार तो जरूर आया होगा कि बिना किसी हथियार के या किसी भी वायलेंस के सिर्फ बातों से ब्रिटिश जैसे एक सुपीरियर फोर्स को ये भारत से बाहर निकाल फेंकने में कैसे कामयाब हुए। दोस्तों, सत्य और अहिंसा जैसी आदर्शों को तो हम आज भी सलाम करते हैं, पर अगर बात देश को आजादी दिलाने की है तो एक और नाम है जो इतिहास के पन्नों में शायद कहीं खो गया है। ये वैसे तो गांधी जी को राष्ट्रपिता बोलते थे, पर उनकी स्लो विक्ट्री और अहिंसा के आइडियोलॉजीज के बिल्कुल अगेंस्ट थे। इनका मानना था कि सिर्फ बातों से इतिहास नहीं बदलता। ये मैन ऑफ वर्ड्स नहीं, मैन ऑफ एक्शन थे। इनका एक बहुत ही फेमस कोट था कि आजादी की कीमत सिर्फ खून से चुकाई जा सकती है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अब सबको कॉल देता हूं, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद! तो चलिए आज उस इंसान की कहानी सुनते हैं जिन्हें पूरा भारत नेताजी के नाम से जानता है। इस कहानी की शुरुआत होती है 23 जनवरी 1897 जब सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ ओडिशा के एक अमीर बंगाली फैमिली में। उस समय ओडिशा बेंगल प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था। उनके पिता एक लॉयर थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर एक काफी प्रेस्टिजियस पोस्ट होल्ड करते थे और वो चाहते थे कि उनका बेटा भी आगे जाकर ऐसा ही कुछ करे। नेताजी बचपन से ही एकेडमिक्स में काफी अच्छे थे, फिर चाहे हम स्कूल की बात करें या कॉलेज की, उनका परफॉर्मेंस हर जगह एक्सीलेंट। नेताजी स्वामी विवेकानंद के प्रिंसिपल से काफी इंस्पायर्ड थे और वो उन्हें अपना आइडल भी मानते थे। उनके नेशनलिज्म और स्पिरिचुअल आइडियोलॉजी से बोस खुद इंस्पिरेशन लेते थे। स्वामी जी भारत को एक सेल्फ रिलायंट और मजबूत देश बनाने का सपना देखते थे और कहीं ना कहीं आगे चलकर ये नेताजी का भी सपना बन गया। अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद नेताजी अपने पिताजी का सपना पूरा करने 1919 में इंग्लैंड के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते, जहां वो इंडियन सिविल सर्विसेज की तैयारी में लग जाते और 1920 में अपने पहले ही अटेम्प्ट में बोस 4th रैंक लाते हैं ऑल ओवर इंडिया। मगर उसके कुछ ही समय बाद उनकी ट्रेनिंग के ही दौरान उन्हें ये एहसास होने लगता है कि उनकी जो आइडियोलॉजी है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के आइडल्स के बिल्कुल ऑपोजिट है। और जैसे जैसे उन्हें ये बात रियलाइज होने लगी, ठीक 1921 में वो इंडियन सिविल सर्विसेज से रिजाइन कर देते। और इस पर जब उनके घर वालों ने सवाल किया तो उनका सिंपल सा जवाब ये था कि द बेस्ट वे टू एंड द गवर्नमेंट इज टू विथड्रॉ फ्रॉम इट। उनके इस बोल्ड मूव का तब के यंगस्टर्स पर बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा। अब लोग बोस के आइडियल्स से जुड़ने लगे थे। उसके तुरंत बाद ही भारत आकर वो 1921 में ही इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं और वहां पर उनकी मुलाकात होती है महात्मा गांधी से। गांधी जी की लीडरशिप क्वालिटीज और लोगों को यूनाइट करने की काबिलियत पर नेताजी काफी इम्प्रेस थे। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जैसे पब्लिक प्रोटेस्ट में नेताजी ने ओपनली गांधी जी को सपोर्ट किया है। इस वक्त तक तो गांधी जी भी बोस को काफी सपोर्ट करते थे, मगर आगे चलकर दोनों के आइडियोलॉजी में काफी डिफरेंसेस आने लगे। दोस्तों, हुआ यूं था कि नेताजी काफी रेडिकल माइंडसेट के थे और उनका जो डिमांड था वो था पूर्ण स्वराज, यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और उनका यही इमीडिएट एक्शन लेने का प्रस्ताव लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया और 1938 में उन्हें इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट चुना गया। उनके एक्शंस और आइडियोलॉजीज को लोग अब ज्यादा सपोर्ट करने लगे, जहां गांधी जी का अप्रोच काफी स्लो और इनइफेक्टिव साबित हो रहा था।
ब्रिटिशर्स से लगातार धोखे मिलने के बावजूद भी गांधी जी उनसे नेगोशिएट कर रहे थे। बापू जैसा कोई मास लीडर है ही नहीं, और हिंसा के इस्तेमाल से ही उन्होंने अंग्रेजों को 2 बार घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। बापू ने अपने देशवासियों की नफ्स तो पकड़ ली है, मगर अपने दुश्मन के चरित्र को अभी तक नहीं समझा है। वरना इतनी बार धोखा खाकर भी अंग्रेजों पर भरोसा करके फिर से उनसे बातचीत करने के लिए तैयार नहीं होते। और इन नेगोशिएशंस का बेनिफिट एक्चुअली अपर मिडिल क्लास लोगों को हो रहा था, और वही नेताजी देश के कॉमन मैन को एक साथ लाने की बात करते थे, फिर चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जात या कोई भी स्टेटस का हो। उनका प्लान यही था कि सारे इंडियंस को एक साथ यूनाइट कर हम एक साथ ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक जंग छेड़ सकते हैं। ये पहले ऐसे लीडर थे जो उस जमाने में भी औरतों को एनकरेज करते थे इस जंग में हिस्सा लेने। ऐसे बोल्ड फैसलों की वजह से लोगों में यूनिटी काफी ज्यादा बढ़ गई, और दोबारा से 1939 के इलेक्शंस में भी नेताजी को ही इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट चुना जाता है, क्योंकि अब वो दोबारा गांधी जी के कैंडिडेट को हराकर प्रेसिडेंट बने। गांधी जी को इस बात का काफी दुख हुआ और उन्हें ऐसा लगने लगा कि ये उनकी आदर्शों का हार हुआ। ये बात इतनी बढ़ गई दोस्तों कि कांग्रेस के 2 हिस्से हो जाने वाले थे। ऐसा माहौल देखकर नेताजी खुद कांग्रेस से रिजाइन कर देते हैं। फिर मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मुझे अपने मार्ग पर सफलता मिले। अब कांग्रेस से अलग होकर नेताजी अपने जैसे लोगों को इकट्ठा करते हैं जो सिमिलर माइंडसेट के, और उनके साथ मिलकर वो एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसका नाम रखा गया फॉरवर्ड ब्लॉक। इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का मकसद ही यही था कि लोगों में नेशनलिज्म और यूनिटी की फीलिंग को जगाया जाए, क्योंकि इस समय भारत जाति, धर्म और कास्ट के नाम से पूरी तरीके से बटा हुआ था, और नेताजी ये समझ चुके थे कि अगर पूरा भारत एक साथ मिलकर पूर्ण स्वराज की मांग रखेगा तो ब्रिटिशर्स को भी उनकी बात माननी ही पड़ेगी, और जब पूरा भारत एक साथ आकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ेगा तो जीत हमारी पक्की होगी। मगर एक काफी इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि ब्रिटिशर्स से इतना नफरत करने के बावजूद नेताजी उनके सिस्टमेटिक अप्रोच और उनके डिसिप्लिन से काफी इम्प्रेस थे। इस बात का पता हमें ऐसे चलता है कि मिड 1930s के दौरान नेताजी इंग्लैंड गए और वहां जाकर उन्होंने और कई लिबरल पॉलिटिशियंस और थिंकर्स से मिले ताकि वो उनके तौर तरीकों को समझ पाए। ब्रिटिश लेबर पार्टी और उनके वर्कर्स से नेताजी को काफी ज्यादा सपोर्ट मिला, और यही वो समय था जब उनकी मुलाकात क्लेमेंट एटली से होती है। ये वही है दोस्तों जो आगे जाकर लेबर पार्टी से ही इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, और इनके प्राइम मिनिस्टरशिप के दौरान ही इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलता है। ये वही समय था जब वर्ल्ड वॉर 2 की भी शुरुआत हो चुकी थी, और एक बार फिर से ब्रिटिशर्स ने बिना कांग्रेस के लीडर्स से कुछ डिस्कस किए इंडिया को इस वॉर में ड्रैग कर लेता। इस इंसिडेंट से बोस नेताजी और गांधी जी के लीडरशिप से काफी डिसअपॉइंट होकर एक मास सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत करते हैं, और इसी प्रोटेस्ट के दौरान उन्हें कलकत्ता से ब्रिटिश फोर्सेस अरेस्ट कर जेल में डाल देती। क्योंकि ये काफी अनलॉफुल अरेस्ट था, इसके वजह से पब्लिक में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिलता है, और ब्रिटिशर्स की ऐसे बिहेवियर के कारण नेताजी एक हंगर स्ट्राइक की शुरुआत करते हैं। ये स्ट्राइक लगभग 5 से 7 दिनों तक चलता है, जब नेताजी की तबीयत काफी खराब होने लगती। So I have no alternative but to register a moral protest. My fast unto death is to wake up the past. It's 2 weeks already. I will not allow you to die on my hands. Please understand. I'm not against you. It is the government you represent. I have an order here from the governor to feed you by force if you not eat on your own. Iska muh khol ke khana khilao. उन्हें ऐसे हालत में देखकर ब्रिटिशर्स को मजबूरन उन्हें रिलीज करना पड़ता है, मगर ब्रिटिशर्स ने भी उन्हें एक
शर्त पर रिलीज किया कि वो उन्हें हाउस अरेस्ट में रखेंगे जब तक उनकी तबीयत सुधर नहीं जाती। और 5 दिसंबर 1941 को नेताजी को जेल से निकालकर उनके कलकत्ता वाले घर पर हाउस अरेस्ट करके रखा जाता है। अब अगले कुछ दिन तक नेताजी अपने घर पर ही रहते हैं और सोचने लगते हैं कि वो अब क्या कर सकते हैं, उनके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, क्योंकि नेताजी अब समझ चुके थे कि जैसा वो चाहते थे लोगों को यूनाइट कर एक फुल फ्लेजेड वायलेंट वॉर की शुरुआत करना ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट, वो अब इंडिया में रहकर तो पॉसिबल नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए, ना ही उनके पास कोई वेपन्स थे और ना ही अब वो कोई मास प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर सकते थे, क्योंकि अब ब्रिटिशर्स की नज़र उन पर 24 घंटे थी। बड़ी मुश्किल से जेल से छूटा हूं, मगर किसी न किसी बहाने अंग्रेज फिर मुझे पकड़कर बंद कर देंगे और जंग खत्म होने तक वही सड़ाएंगे या फिर मेरी जान ही ले लेंगे। और ये बात नेताजी को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी कि शायद अब वो भारत को आज़ादी नहीं दिला पाएंगे। लेकिन इस हाउस अरेस्ट के दौरान एक चीज़ अच्छी हुई कि नेताजी के दोस्त अब उन्हें मिलने आ सकते थे। हाँ, भले ही उनकी चेकिंग होती थी, पर वो मिलने आ सकते थे। और ऐसे ही अपने दोस्तों और परिवारों से बात करते करते एक प्लान बनता है, जहां उनके दोस्त मियान अकबर शाह, जो फॉरवर्ड ब्लॉक की ही एक एक्टिविस्ट है, वो ये सजेस्ट करते हैं कि अब नेताजी को ये लड़ाई भारत के बाहर से कंटिन्यू करना चाहिए। उनके लिस्ट में सबसे टॉप प्रायोरिटी पर था रशिया, उसके बाद था जापान और उसके बाद था जर्मनी। इसी दौरान उनके केस की हियरिंग भी 16 या 17 जनवरी को होने वाली थी, मगर मेडिकल ग्राउंड्स का रीजन देते हुए बोस ने अपने केस को पोस्टपोन करवा लिया 27 जनवरी तक। और अब वो जान चुके थे कि उनके पास बस यही वक्त था कुछ करने का। और दोस्तों, यहीं से शुरुआत होती है उस कहानी का जिसका नाम है द ग्रेट एस्केप ऑफ बोस। अब हम ये कहानी इस वीडियो के अगले पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा।